Today our topic is active and passive voice, and it is very powerful topic. You know that we have mainly three types of structure. जो इस एक्टिव और पेसिव वॉइस है उसके पहले आपको टेंस का जानना एकदम जरूरी है। तो एक जो वाक्य बनता है वो टेंस के बेस्ड बनता है, और दूसरा होता है एक्टिव और पेसिव वॉइस, और तीसरा होगा नरेशन। ये पूरा टेंस के बेस्ड चलने वाले सेंटेंसेस हैं। तो जिसमें आज हम इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया टेंस को, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्टिव और पेसिव वॉइस को। तो टेंस क्या होता है, एक्टिव पेसिव वॉइस क्या होता है, और नरेशन क्या होता है, इसको भी जानना जरूरी है। तो टुडे आवर टॉपिक इज एक्टिव एंड पेसिव वॉइस, एंड दैट इज व्हाई आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट एक्टिव एंड पेसिव वॉइस। यू नो दैट एक्टिव का मतलब होता है एक्ट मीन्स सब्जेक्ट, जहां पर एक्टिव रहता है, जिसमें हम सब्जेक्ट की बात करते हैं। एक्टिव मीन्स टेंस, टेंस को ही हम एक्टिव कहते हैं। और इसमें डायरेक्ट सब्जेक्ट रहता है, डायरेक्ट डूअर रहता है, मीन्स काम को करने वाला के बारे में हम इसमें जिक्र करते हैं। तो अब देखिए एक्टिव कब हुआ, जिसमें जैसे मान लो अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम कहेंगे कि मैं आपको इस टॉपिक में पढ़ाऊंगा, तो इसमें कौन पढ़ाएगा, मैं। और दूसरा मैं इसको कह सकता हूं कि आपको पढ़ाया जाएगा, मैं आपको नोट्स दूंगा, आपको नोट्स दिया जाएगा, मैं आपको सूचित करूंगा, आपको सूचित किया जाएगा। तो हम जो बातें होती है वो दो तरीके से कहते हैं। ये एक में हम डायरेक्ट सब्जेक्ट को रख करके बात करते हैं, और दूसरा जो तरीका है जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिकेशन भी कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, जिसमें टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप अधिकारियों का या कर्मचारियों का एक स्लैब रहता है। और देखिए कभी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन में हम जब काम करते हैं तो उसकी जवाबदारी कोई एक इंसान की नहीं होती है। तो जो ऊपर के अधिकारी रहेंगे वो कभी भी आदेश करेंगे और नीचे के अधिकारी उस काम को इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन जिसकी जवाबदारी रहेगी वो ऊपर के अधिकारी रहेंगे। तो वो कभी भी क्या कहेंगे कि आपको बताया जाएगा, या आपको सूचित किया जाएगा, या आपको भेज दिया गया है, ऐसे जानकारी देंगे। तो ऐसे जो कन्वर्सेशन होता है इसको कहा जाता है पेसिव वॉइस, जिसमें हम डायरेक्ट सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस नहीं करते। तो इसको हम आगे इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। तो मैंने अभी आपको बताने की कोशिश किया कि एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस क्या होता है। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स एंड वेल विशर एंड माय ऑल फॉलोअर्स, I will just also just say to you, keep us supporting, हमारा सपोर्ट करें और लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन को हिट करें, ताकि हमारे आने वाले अपकमिंग वीडियोस आप तक पहुंचता रहे। और यही मैं आपसे सहयोग की कामना करता हूं। तो चलो शुरू करते हैं एक्टिव और पेसिव। ओके, सो एक्टिव और पेसिव, let us start that, and it is a very important topic. Okay, and here you have to keep in your mind, आपको अपने दिमाग में ये ध्यान में रखना है कि इसमें एक्टिव और पेसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। So let us start that, and here I have written active and passive voice, और मैंने यहाँ पर लिख दिया है इस पेसिव वॉइस में हमेशा पूरे के साथ क्या लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। तो इसमें अब आप देखिए एक्टिव का मतलब होता है टेंस, एक्टिव का मतलब होगा टेंस। टेंस का मतलब इसमें देखिए टेंस होते हैं 12। ओके, अब इसमें एक्टिव से जब पेसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इसमें से 4 जो टेंस का जो फॉर्मूला है उसको हमको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब वो तो हमको टोटल कितना बनाना पड़ेगा, ये चेंज करना पड़ेगा। टोटल ये हो जाएंगे 8। तो कौन कौन से है जिसको हमको टेंस में पढ़ते हैं और पेसिव में नहीं पढ़ते हैं, तो वो है ये
4 टेंस है जो माइनस हो जाएगा, जिसको हमको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर का 2 हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये 4 हम माइनस कर दिए, तो ये हो गया आपका 8। और इन पूरे टेंस में एक्टिव से पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करेंगे तो इस पूरे के साथ क्या लगेगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो अब इसमें ये जानना जरूरी है कि हम इसको क्यों पैसिव वॉइस, इसका नाम क्यों पड़ा, इसको हम पैसिव वॉइस क्यों कहते हैं और इसका यूज कहाँ पर है, हम इसको कहाँ पर यूज करते हैं। तो मैंने बताया कि पैसिव जहां पर कर्ता सक्रिय नहीं रहेगा, कर्ता सक्रिय रहेगा मीन्स वो टेंस हो गया, और कर्ता सक्रिय नहीं रहेगा, निष्क्रिय रहेगा, वो पैसिव हो गया। कैसे? देखिए, जैसे ये एग्जांपल के माध्यम से समझिए। जैसे आपको मैं सूचित करूंगा, तो यहां पर सूचित करने वाला कौन हुआ? मैं। कौन सूचित करेगा? मैं। अब इस वाक्य को हम दूसरे तरीके से कहेंगे, आपको सूचित किया जाएगा। तो आपको सूचित किया जाएगा, तो इसमें कहीं पर भी सूचित करने वाला कौन है इसके बारे में कहीं पर भी जिक्र नहीं हुआ है। तो ये एक्टिव होगा और ये पैसिव होगा। अब दूसरा वाक्य लेते हैं एग्जाम्पल। मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा, तो पढ़ाने वाला कौन हुआ? मैं। अब इसका पैसिव देखिए, आपको इंग्लिश पढ़ाया जाएगा, आपको इंग्लिश पढ़ाया जाएगा, तो कौन पढ़ाएगा इसके बारे में जिक्र नहीं हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, आपको मैं नोट्स दूंगा, मीन्स नोट्स देने वाला कौन हुआ? मैं। अब इसमें पैसिव में बनाएंगे तो कैसे होगा? आपको नोट्स दिया जाएगा। तो अब नोट्स दिया जाएगा, लेकिन कौन देगा इसके बारे में बिल्कुल भी यहाँ पर जिक्र या उसका डिस्कशन नहीं हो रहा है। तो एग्जैक्टली अब इस वाक्य के माध्यम से हमको ये बात पता चला कि जिसमें डायरेक्ट सब्जेक्ट रहेगा, तो सब्जेक्ट रहेगा मीन्स सब्जेक्ट एक्टिव है, इसीलिए इसको एक्टिव वॉइस कहते हैं, जो टेंस के बेस्ड होते हैं। और जिसमें सब्जेक्ट निष्क्रिय रहता है, एक्टिव नहीं रहता है, तो वो पैसिव वॉइस है। और पैसिव वॉइस का एग्जांपल ये मैंने बताया। तो अब जैसे इसको और अच्छा एग्जांपल लेकर के और बताता हूं मैं। जैसे मान लो आप फर्स्ट डे कॉलेज अटेंड किए, तो फर्स्ट डे आप कॉलेज में जाएंगे, तो पहले ही दिन आपकी क्लास शुरू नहीं होगी। कोई भी वहाँ का जो हायर अथॉरिटी रहेगा या कोई एक्सपीरियंस टीचर रहेंगे, वो आपको आकर के आपकी क्लास को एंटरटेन करेंगे, कॉलेज के बारे में बताएंगे, आपको सिलेबस के बारे में बताएंगे, यहाँ पूरे प्रीमाइसेस के बारे में बताएंगे, एक्टिविटीज के बारे में बताएंगे। तो आपको क्या कहेंगे कि जैसे मान लो उन्होंने कहा आपको कि आपको रावत सर इंग्लिश पढ़ाएंगे, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं वो? आपको रावत सर इंग्लिश पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट का डिस्कशन हुआ, तो ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस। अब दूसरा जो कहने का तरीका है उसमें क्या कहा जाएगा? आपको इंग्लिश पढ़ाया जाएगा, आपको यहाँ इंग्लिश पढ़ाया जाएगा। तो अब पहले वाक्य जो बोले उसमें काम को करने वाला के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला जो वाक्य है उसमें जो काम करने वाला है, करता है, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। और दूसरा जो वाक्य है, आपको इंग्लिश पढ़ाया जाएगा, आपको नोट्स दिया जाएगा, आपको प्रैक्टिकल कराया जाएगा। तो अब इसमें देखिए जो सेकंड वाक्य है उसमें काम को कौन कराएगा उसके बारे में डिस्कशन नहीं हुआ है। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं इसको कहा जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वर्सेशन। मीन्स जब आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आप हमेशा ये बातों को नहीं कहेंगे कि मैं ये करूंगा, मैं ये बताऊंगा या मैं फोन करूंगा। तो आपको इसमें क्या कहा जाएगा? आपको फोन किया जाएगा, आपको सूचित किया जाएगा, आप मेल कर दिया गया है या उसे सूचित किया जा चुका है, उसको इनवाइट किया जा चुका है। अब इसको हम और बहुत अच्छे ढंग से समझने के लिए मैं एक एग्जांपल और दूसरा एग्जांपल देता हूं। जैसे देखिए इसमें, जैसे
हम स्कूल डिपार्टमेंट का हम एग्जांपल लेते हैं। तो स्कूल डिपार्टमेंट में क्या होगा, प्रिंसिपल उसके हेड होंगे। तो देखो ऊपर से जब कोई आदेश आएगा तो उसकी जो अथॉरिटी रहेगी, उसके जो जिम्मेदार रहेंगे वो प्रिंसिपल रहेगा, लेकिन प्रिंसिपल काम नहीं करेगा, वो अपने स्टाफ से काम कराएगा। तो देखिए ऊपर डीओ या बीओ ऑफिस से कोई ऑर्डर आया या आदेश आया कि एडमिट कार्ड बांट दिया जाए। तो अब ये देखिए प्रिंसिपल को ऊपर से डीओ या बीओ से, डीओ या तो बीईओ से ऑर्डर आया प्रिंसिपल को। तो प्रिंसिपल कोई काम को नहीं करेगा, वो काम को करवाएगा। तो काम कौन करेगा, या तो प्यून करेगा या तो टीचर्स करेंगे। तो अब इसकी जानकारी जो देंगे वो कौन देंगे, प्रिंसिपल देंगे। तो अब प्रिंसिपल वो एडमिट कार्ड को बंटवाए और ऊपर क्या उनको जानकारी देंगे, वो प्रिंसिपल बताएंगे कि हमारे यहाँ एडमिट कार्ड बांटा जा चुका है। तो देखिए अब वहां पर प्रिंसिपल ये नहीं कहेंगे कि रामलाल या श्यामलाल एडमिट कार्ड को बांटा है। यहां पर वो क्या कहेंगे कि एडमिट कार्ड बांटा जा चुका है। मीन्स वो यहां पर ये बताना जरूरी नहीं है कि काम को कौन किया है, मीन्स काम हो गया है। ओके। और दूसरा एग्जांपल देखिए, पुलिस डिपार्टमेंट में एसपी हायर अथॉरिटी रहेंगे एक डिस्ट्रिक्ट का, उसके नीचे टीआई या तो सिंपल कांस्टेबल पुलिस। तो ऊपर का जो आदेश रहेगा, जो एसपी आदेश करेंगे टीआई को, और जो ग्राउंड लेवल में काम करेंगे वो कांस्टेबल करेंगे, पुलिस वाले करेंगे। तो अब कोई भी जैसे केस है तो उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए टीआई भेजेंगे कांस्टेबल को। अब जिसकी जानकारी वो टीआई को देंगे और ये टीआई है वो एसपी साहब को रिपोर्ट करेंगे। तो अब एसपी साहब को वो क्या जानकारी देंगे, हाँ इस अमुक अमुक केस में उसे अरेस्ट किया जा चुका है, उसे गिरफ्तार किया जा चुका है या उसे रिहा किया जा चुका है। तो अब ये उसे गिरफ्तार किया जा चुका है, उसे अरेस्ट किया जा चुका है। तो इसमें ये नहीं कह रहे हैं कि ये अमुक अमुक स्टाफ है उसको अरेस्ट किया है, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो हम इस तरीके की जो बात कहते हैं इसको बहुत अच्छा कन्वर्सेशन माना जाता है। कभी भी आप उच्च पदों में रहेंगे या कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे तो आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि मैं ये काम को करूंगा, मैं आपको बताऊंगा या अमुक आपको बताएगा। आप हमेशा क्या कहेंगे, ये काम किया जाएगा, बताया जाएगा, आपको सूचित किया जाएगा। तो अब देखिए, अब ऐसे वाक्य हमारे दिनचर्या में या दैनिक लाइफ में कहाँ पर यूज होते हैं। अब देखिए, जैसे आप ये बात जैसे ध्यान देंगे कि प्रति वर्ष कार्तिक माह के अमावस्या को दीपावली धूमधाम के साथ मनाया जाता है। तो अब इसमें दीपावली मनाया जाता है, तो अब हम इसमें ये नहीं कह रहे हैं कि मैं मनाता हूँ या आप मनाते हो या वह मनाता है, ये कहने की जरूरत नहीं है, या ऐसा हम नहीं कहते। दीपावली मनाया जाता है, तो अब इसमें कौन मनाते हैं इसके बारे में हम जिक्र नहीं कर रहे हैं। तो यही आपका पैसिव वॉइस हुआ। जैसे 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है, तो कौन मनाते हैं, तो यहाँ पर जो मनाने वाला है उसके बारे में हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में धान उगाया जाता है, तो कौन उगाता है इसके बारे में हम बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही है। पंजाब में गेहूं उगाया जाता है, तो मैं उगाता हूँ या ये उगाता है, ये कहने की जरूरत नहीं है। और लास्ट एग्जाम्पल, जैसे मान लो आप मार्केट में गए तो ऐसे वाक्य बहुत सारा देखने को आपको मिल जाएगा। जैसे कहीं पर लिखा रहेगा यहाँ पर मोबाइल रिचार्ज किए जाते हैं या यहाँ पर मोबाइल रिपेयर किए जाते हैं। तो अब यहाँ पर ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये अमुक अमुक है वो रिचार्ज करता है या अमुक अमुक है वो मोबाइल को सुधारता है या बनाता है। जैसे यहाँ इंग्लिश सिखाया जाता है, तो अब इसमें कोई भी पर्सन है वो इंग्लिश को सिखाते हैं। तो ऐसी जो बात होती है, जैसे मान लो कभी यहाँ कोई हायर अथॉरिटी मीन्स मुख्यमंत्री आए, तो वो आपको ये कैसे कहेंगे, आपको वो ये नहीं कहेंगे कि मैं आपके लिए ये करूँगा वो करूँगा, ऐसे नहीं कहेंगे। वो क्या कहेंगे, हाँ आपको ये लैपटॉप दिया जाएगा या आपको यहाँ पर ये कराया जाएगा या आपको बताया जाएगा, आपको ये सुविधा दी जाएगी। ऐसे
कहा जाता है और इस कन्वर्सेशन को बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और अच्छा माना जाता है। तो ये हुआ आपका एक्टिव से पेसिव वॉइस में हम अपने दैनिक लाइफ में इसका यूज कैसे करते हैं। अब इसके बाद अब इसका आगे मैं इसका फॉर्मूला बताता हूँ। तो अभी इसके पहले हमने देखा 5 गोल्डन फॉर्मूला हमने समझा। अब इस 5 अकॉर्डिंग टू दैट 5 formulas we will just continue and shift and try to make all formulas and now let us understand that। अब उसको हम एग्जांपल से समझते हैं। तो मैंने अभी बताया कि देखिए प्रेजेंट का इंडेफिनाइट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, तो पास्ट इंडेफिनाइट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनाइट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अब इसमें पूरे टेंस में हमको लास्ट को पढ़ने की जरूरत नहीं है। मींस प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर का फ्यूचर का कंटिन्यूअस ओमिट रहेगा और फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस ओमिट रहेगा। इसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब देखिए टोटल इसमें नंबर ऑफ जो फॉर्मूलाज बनेंगे वो 8 बनेंगे। तो 1 बाय 1 देखते हैं। अभी जो हमने 5 जो गोल्डन फॉर्मूला बताया उसी फॉर्मूला को हम लगाते जा रहे हैं 1 बाय 1 देखते चलिए। सबसे पहले मैंने लिखा था ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। ये बातों को एकदम ध्यान रखिए, ये पंच लाइन है और इसी पंच लाइन के अकॉर्डिंग आप पूरे फॉर्मूला को समझेंगे। देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद टेंस को पहचान करके वर्ब टेंस को पहचान करके पेसिव वॉइस लगाएंगे। तो ये मैंने जगह छोड़ दी है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे बाय प्लस सब्जेक्ट। तो ये प्राइम लाइन, ये पंच लाइन को दिमाग में रख लीजिए। क्या? ऑब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। तो यही चीज को आपको पूरे जगह लिख देना है। ऑब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट, 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 ऑब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। तो ये हमने जो पेसिव का अभी फॉर्मूला बताया उसको हमने पूरा लिख दिया। तो मैंने क्या बताया, बस इस बात को ध्यान रखिए, आप पूरे पेसिव वॉइस को आप ऐसे ही बना लोगे। ओके, डोंट वरी। नाउ तो मैंने क्या कहा, ऑब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट, इसको ध्यान में रखें। अब क्या करना है, तो मैंने यहां पर एक बात को आपको और बताया कि आपको टेंस का अच्छा ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि टेंस का ही सेंटेंस एक दूसरे में शिफ्ट हो जाता है। कैसे शिफ्ट होगा, तो यहाँ का जो हैव बीन है, हैज बीन है, वो यहाँ आ जाएगा। ओके, और यहाँ का जो हेल्पिंग वर्ब है वो इंडेफिनाइट में चले जाएगा। कैसे, देखिए मैंने लिखा है ऑब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट, ये सब जगह लिखा है। अब इसमें क्या होगा, अब देखिए मैं फॉर्मूला बताता हूँ। यहाँ का फॉर्मूला यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ का फॉर्मूला यहाँ शिफ्ट होगा। कैसे, देखिए इसमें कंटिन्यूअस में एम इज आर रहता है, तो यहाँ पर एम इज आर हो जाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, एम इज और आर हो जाएंगे, और यहाँ का फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा, वाज और वर्ब, और यहाँ का फॉर्मूला यहाँ, तो शैल बी या विल बी, शैल बी या तो विल बी, तो यहाँ का फॉर्मूला यहाँ आ गया। अब यहाँ का फॉर्मूला यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ हैव बीन या हैज बीन रहता है, तो यहाँ पर हो जाएगा हैव या तो हैज बीन, बीन ये यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पर हैड बीन, तो ये हैड बीन हो जाएगा, और यहाँ शैल हैव बीन या विल हैव बीन, तो ये विल हैव बीन हम लिख दिए, या शैल हैव बीन। यहाँ का फॉर्मूला यहाँ। अब बच गया ये, क्योंकि यहाँ पर क्या
हैव या हैज रहता है, हैड रहता है, विल हैव रहता है, तो यहाँ बीन आकर के एडजस्ट हो गया, और यहाँ हैड बीन आकर के एडजस्ट हो गया, और यहाँ एम इज आर आकर के एडजस्ट हुआ। तो अब इसमें तो वाज वर ऑलरेडी रहता है, एम इज आर ऑलरेडी है, एम इज आर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ऑलरेडी रहता है, वाज या वर ऑलरेडी रहता है। तो अब इसमें क्या करना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ बीइंग बढ़ा दो, बीइंग, ये बीइंग बस बढ़ जाएगा। तो ये आपका टोटल फॉर्मूला बन गया। देखिए क्या ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। उसके बाद क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब को इंडेफिनाइट में शिफ्ट कर देंगे, और ऑल परफेक्ट कंटिन्यूअस के फॉर्मूला को यहाँ शिफ्ट करेंगे। तो ये आपका टोटल फॉर्मूला बन जाता है। अब इसको और क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट लिख करके आप पूरे जो टेंस के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला है उसको लिख सकते हैं। तो टेंस के अकॉर्डिंग क्या रहता है, एम इज आर पहले से रहता है, वाज वर पहले से रहता है, हैव या हैज पहले से रहता है, हैड पहले से रहेगा, विल हैव या शैल हैव इस टेंस में आएगा, शैल या विल पहले से रहेगा। तो अब इसमें क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें आपने देखा कि ये शैल हो गया, या तो शैल बी या तो विल बी। तो शैल या विल बी रहेगा वो यहाँ आ जाएगा, शैल और विल यहाँ पर ऑलरेडी रहेंगे। तो इसमें क्या होता है कि हम एडिशनल नए चीजों को लगाते हैं, बिन रहता है वो परफेक्ट में आ जाता है, और जो वाज या वर है, एम इज आर है या शैल बी विल बी है वो इंडेफिनाइट में आ जाता है। अब बच जाता है एम इज आर वाला ग्रुप या वाज वर वाला ग्रुप। तो एम इज आर और वाज वर वाला जो ग्रुप है उसमें BEING लगा देते हैं, बिंग लगा देते हैं, वाज बिंग, वर बिंग या एम इज आर बिंग लगता है, और इसमें बिन लगता है, बिन, और इसमें BEING, और यहाँ का टेंस यहाँ। तो अब इसके अकॉर्डिंग अब पूरे सेंटेंस कैसे टेंस वाइज ये चेंज होगा, ये देखिए, आई राइट अ लेटर, इसमें क्या लिखा हुआ है, आई राइट अ लेटर। तो अब ये क्या होगा, ये सब्जेक्ट हो गया, ये राइट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से होगा ऑब्जेक्ट अ लेटर, और एम इज आर में इज लगेगा, इज यहाँ से ऑब्जेक्ट अ लेटर, एम इज आर इज ये हो गया, और क्योंकि अ लेटर निर्जीव है इसलिए इज आया। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटर्न, उसके बाद बाय, उसके बाद आई का क्या हो गया, मी। तो आई राइट अ लेटर का क्या हो जाएगा, अ लेटर इज रिटन बाय मी। अब इसमें देखिए, आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट अ लेटर आ गया, उसके बाद एम इज आर में इज, और उसके बाद बिंग लगा दिए। अब वहां उसके आगे क्या करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन, उसके बाद बाय, उसके बाद मी। अब यहाँ पर आई हैव रिटन अ लेटर, तो ये सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट अ लेटर, हैव या हैज में क्योंकि लेटर निर्जीव है इसलिए हैज लगेगा, हैज और बीन लग जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन बाय मी। अब नेक्स्ट देखते हैं पास्ट इंडेफिनाइट टेंस में, आई रोट अ लेटर। तो ये आई सब्जेक्ट होगा, रोट वर्ब का सेकंड फॉर्म, और उसके बाद अ लेटर। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, अ लेटर, वाज क्योंकि लेटर निर्जीव है इसलिए वाज लगेगा, उसके बाद क्या लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, उसके बाद आई का मी हो जाएगा। अब इसमें देखिए, आई वाज राइटिंग अ लेटर, तो ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर, और वाज या वर्ब में क्या लगेगा, वाज, और उसके बाद इसका फॉर्मूला क्या है, बीइंग, और वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन बाय मी। अब इसमें देखिए, आई हैड रिटन अ लेटर, तो फॉर्मूला क्या है, ऑब्जेक्ट अ लेटर, हैड बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन बाय मी। नेक्स्ट देखें, आई शैल राइट अ लेटर, तो फॉर्मूला क्या है, ऑब्जेक्ट, तो अ लेटर शैल या विल में से विल बी, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन बाय मी।
नेक्स्ट इसमें ये फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, इसमें से ये ओमिट है। अब नेक्स्ट देखेंगे, आई शैल हैव रिटन अ लेटर। तो अब देखिए फॉर्मूला क्या कहता है, ऑब्जेक्ट अ लेटर शैल हैव बीन या विल हैव बीन। तो लेटर है इसलिए निर्जीव है, तो इट के कैटेगरी में आएगा, अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय मी। तो इस ढंग से ये आपका सिंपल, अभी ये एक्टिव और पैसिव वॉइस का भी कैटेगरी है। ये अभी आपको सिंपल सेंटेंस को आपने टेंस वाइज चेंज किया। इसके आगे इसका एडवांस लेवल और होता है, जिसमें इसको सिंपल से नेगेटिव, नेगेटिव से इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव से WH में चेंज करना रहता है। वो क्लास के अकॉर्डिंग रहता है, इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। और इसके अलावा ये अभी सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव के अलावा जो सेंटेंस आएंगे उसमें से ऑर्डर वाला सेंटेंस, रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस या एडवाइस वाला सेंटेंस और कंडीशनल सेंटेंस, ये ऐसे वाक्य को एडवांस लेवल में पढ़ते हैं जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। तो इसी का नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो कैसे बनेगा। अभी मैंने आपको टेंस के बेस्ड कैसे हम फॉर्मूला में इसको एक्टिव से पैसिव में शिफ्ट कर सकते हैं, इस बात को बताया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये फॉर्मूला आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में आप बेल बजा दीजिए, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको बार बार मिलते रहे और इस ढंग से हमारा सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच।